जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम कर रहे थे फ्रैक्शन, जिसमें हमने साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न से संबंधित कुछ प्रश्नों को कर लिया था। आज जो कुछ और बचे हुए प्रश्न हैं उनके साथ में मैं फिर से एक बार हाजिर हूं आप सभी के सामने। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाइए सभी लोग जल्दी से। और अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ का कोर्स कराया जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं। और आज की क्लास में, ठीक है, ये जो प्रश्न अभी कुछ हैं जो बचे हुए थे उनको करने के बाद में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन और देखेंगे कि उनके भिन्नों को किस तरीके से हम हल करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से, आप जैसे भी कर रहे थे इसके पहले, अगर आपने कभी भी कंटिन्यूड फ्रैक्शंस को हल किया है, जो सतत भिन्न होती है उसको यदि आपने इसके पहले कभी भी हल किया है, तो जिस भी तरीके से आपने हल किया है वो मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से हल किया है, लेकिन मैं जो आज आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं कि देखने में वो भिन्न इतनी बड़ी लगती है, लेकिन जो उसको हल करने का तरीका होगा इतना मस्त होगा, इतना शानदार होगा कि आप कहोगे कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन तो सबसे आसान है हल करने में। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने पहले प्रश्नों को कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 7 तक, तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है। अब जैसे ही भिन्न की बात होगी हमारे दिमाग में आएगा वो कोई P बटा Q के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि उनके अंश यानी ऊपर वाला, हर यानी नीचे वाला, दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न जो है वो 9 बटा 11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो वह 5 बटे 6 बन जाती है। तो भिन्न क्या है? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के जो तरीके हैं वो पहला तरीका तो ये है कि हम एक x बटा वाई मान लें फ्रैक्शन को। ठीक है, और उसके अंश में और हर में हम 2 जोड़े। बातों को समझिए, जैसे क्या करते हैं, हम ये मान लें कि हमारे पास जो कोई भिन्न है वो x बटा वाई होगी, जिसमें x अंश होगा, y हर होगा। अब प्रश्न ने कहा कि इनके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 जोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम 2 जोड़ते हैं, तो जो हमारी भिन्न है वो 9 बटा 11 हो जाती है। बातों को समझना। ठीक है, 9 बटा 11 हो जाती है। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर हल करेंगे। समझना, 11x हो जाएगा ये, प्लस 22 हो जाएगा, और इधर ये 9y हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। अब ये जो 9y है उसको हम इधर ले करके आते हैं तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y, और उधर हो जाएगा 18 माइनस का 22 यानी कि -4। तो हम ये कह सकते हैं 11x माइनस का 9y बराबर में बचेगा -4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक ऐसे ही जो उन्होंने दूसरी कंडीशन हमको कही है कि अगर उनके अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाएगी 5 बटे 6। ऐसे ही हम प्लस 3 करेंगे, इक्वल में 5/6 करेंगे, और इनको फिर इतना बड़ा हल करेंगे। फिर एक इक्वेशन और बनेगी, और उन दोनों को हम आपस में जब हल करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। तब जाकर के हम अपनी भिन्न को बना पाएंगे कि हमारी भिन्न ये रही होगी। लेकिन सोचो, इमेजिन करो कि क्या ये अप्रोच हमारे एग्जाम के लिए ठीक रहेगा? तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, और आपके हिसाब से भी ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा, इतने डिटेल में क्वेश्चंस को करने लगे एग्जाम में, भाई एग्जाम वाला जो है वो हमसे ये सारी चीजें तो नहीं पूछता है ना कि आप ये चीजें हमको करके दिखाओ। उसको तो उसका आंसर चाहिए, चाहे कैसे भी करके लेकर के आओ। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। ये वाला जो मेथड है वो गलत है। इस मेथड से हम क्वेश्चंस को नहीं करने वाले हैं। बात समझ में आ गई है? अगर इस मेथड से आप निकालते थे, भले ही आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट है कि इसको आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो ये तरीका है वो बिल्कुल भी गलत है। ये आपको नहीं लगाना है। तो फिर हमें क्या लगाना है? हमें क्या करना है? बहुत सिंपल करना है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को चेक करने में 10 सेकंड लगेगा, तो चारों को चेक करने में 40 सेकंड लगेगा। 40 सेकंड में हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, वैसे इतना समय लगने वाला नहीं है। देखते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन पे देखते हैं। ठीक है, और ये इनको करने के लिए हमें लिखने की, यानी कि जब हम एग्जाम दे रहे होंगे तो हमें पेन उठा करके कॉपी पे हल करने की जरूरत नहीं होगी। हम बिना कॉपी पेन के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। हम सबसे पहले अपना पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 7/9। प्रश्न ने कहा कि यदि इनके अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो इसके अंश में भी 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो,
तो भिन्न तो हो जाती है 9/11। पहली कंडीशन को अप्रूव कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन ने ये कहा कि अंश तथा हर दोनों में जब हम 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाती है 5/6। तो अगर हम इसमें 3 जोड़ें, 7/9 है, ऊपर भी 3 जोड़ें, नीचे भी 3 जोड़ें, तो 7 और 3 10 और ये हो जाएगा 12। इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 5/10। ये वाली कंडीशन भी अप्रूव है, तो दोनों को मान रहा है। मतलब अपना आंसर क्या है? अपना आंसर हो जाएगा 7/9, यानी कि ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो ये अप्रोच आपको करनी थी एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तो हमको पहला ही ऑप्शन मिल गया, अगर पहला ऑप्शन नहीं भी मिलता ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर पहला ऑप्शन नहीं मिलता तो हम दूसरे को चेक करते, तीसरे को चेक कर लेते, चौथे को भी चेक कर लेते। अगर हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यहाँ से हम इसको बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। समझ में बातें आ गई? चलिए, तो ये तरीका एग्जाम का सही है और इसी तरीके से वहाँ पर करना है, ठीक है। समय नहीं होता है एग्जाम में, सबसे बड़ी जो समस्या होती है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, वो होता है समय। अगर एग्जाम में हमको समय मिल जाए फिर तो हम इतना जानते हैं, हम जब पढ़ करके जाते हैं तो हमें इतना तो आता है कि हम प्रश्नों को कर सकते हैं। लेकिन बात होती है कि हमारे पास उतना समय नहीं होता है कि हम उन प्रश्नों को करें, ठीक है। तो समय की सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर उसने सीरियसली पढ़ाई की है तो वो एग्जाम के सभी प्रश्नों को, मैथ की अगर मैं बात करूं तो सभी प्रश्नों को कर सकता है। अगर उसे टाइम दे दिया जाए घंटा 2 घंटे का तो वो कर लेगा, किसी न किसी मेथड से उसको कर लेगा, उसका आंसर निकाल लेगा। लेकिन एग्जाम ये नहीं चाहता है कि तुमको हमको आंसर बताओ 2-3 घंटे में, वो तो ये चाहता है कि हमको आंसर 10 सेकंड में चाहिए, हमको आंसर 20 सेकंड में चाहिए। भाई वो हमारी स्पीड भी देखना चाहता है ना, कि तुमने जो चीज़ पढ़ा है उस पर तुम कितनी जल्दी काम कर पा रहे हो। बात समझ में आ रही है ना मेरी? जिस भी चीज़ को तुमने पढ़ा है उस चीज़ पे तुम कितनी जल्दी काम कर पा रहे हो, जो दिमाग है वो कितनी जल्दी सोच पा रहा है, ये चीज़ें वो हमसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो वो चीज़ें तभी आएंगी जब आप बहुत अच्छी से प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है, और अच्छी अप्रोच लगाएंगे, अच्छे मेथड्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें से 2/3 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। बात समझना, किसी पार्टी में 120 मेंबर हैं, 120 कुल वहां पर लोग हैं, जिसमें से 2/3 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 12 महिलाओं के सिवा सभी विवाहित हैं। 12 महिलाओं को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जितने भी लोग हैं वो शादीशुदा हैं। तो कितनी महिलाएं हैं, कितनी विवाहित महिला वहां पर हैं? बात समझ में आ रही है? 12 महिलाओं को छोड़ करके बाकी जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी के सभी क्या होंगी? विवाहित होंगी, ठीक है। तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो विवाहित हैं? तो यहां पर एक बात समझिएगा कि कुल कितने लोग हैं? 120, ठीक है। इसके 2/3 का मतलब होता है 2/3। इसके जो 2/3 हैं वो पुरुष हैं। तो दो बातें हो सकती थी, मैंने कल भी एक क्वेश्चन इसी तरीके से कराया था कि अगर हमें महिलाओं की संख्या पता करनी है तो 2/3 तो पुरुष हैं, तो सबसे पहले इनका हम 2/3 निकालेंगे, जितना भी आएगा उसको हम 120 में से घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पर कुल कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये 2 काम हम 2 बार में क्यों करें, एक ही बार में कर सकते हैं। कैसे? देखो भाई, 2/3 इसका मतलब ये होता है कि 3 कुल लोग हैं वहां पर, जिसमें से 2 हैं महिलाएं, 2 पुरुष हैं, तो श्योर है कि 1 महिला होगी। अगर 2/3 पुरुष हैं वहां पर तो 1/3 महिलाएं होंगी। तो हम क्यों ना सीधे महिलाओं की संख्या को निकाल लेते हैं। तो 1 कितना हो जाएगा? 3 से इसको भाग कर दो, आएगा 40। यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी है वहां पर? 40 है। महिलाओं की संख्या कितनी है? 40 है। अब प्रश्न ने क्या कहा है कि 12 महिलाओं के सिवाय, यानी 12 महिलाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी विवाहित हैं। तो 40 कुल महिलाएं हैं, इसमें से 12 को घटा दो तो कितना बचेगा? 28, ठीक है। यानी कि 12 महिलाएं जो थी ये आप विवाहित हैं, तो 28 महिलाएं ऐसी हो जाएंगी जो विवाहित होंगी, ठीक है। ये 28 क्या हो जाएंगी? विवाहित महिला है, विवाहित, ये विवाहित महिलाएं हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भैया? ऑप्शन ए में देखो 28 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 28 ऐसी महिला सदस्य हैं जो कि विवाहित हैं। बस समझ में आ गई? तो बहुत आसान सवाल था ये भी, ठीक है।
चलिए इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। ठीक है भैया, तो देखते हैं फिर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निखिल के धन का 1/4 और, बात समझना, निखिल कोई आदमी है, उसके धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल मिलाकर के 600 रुपए हैं तो उनके धनों के बीच का अंतर क्या है, यानी कि किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उनके बीच का जो अंतर है वो क्या है। हम ये मान लेते हैं कि जो निखिल है वो n है, जो निखिल है वो n है, इसका 1/4 यानी इसका 1/4 ये किसके बराबर है, जो योगेश है उसके 1/6 के बराबर है। बात समझ में आ गई, उसके 1/6 के बराबर है। ठीक है, अब देखो इसको हम अगर हल कर लें थोड़ा सा, 6 को भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 को इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगी चीज़ें 6, या ऐसे समझ लो ये जो y इधर गुणे में है y को इधर ले आओ तो ये n है, y इधर आएगा, उधर ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/6 हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इनको काटना चाहो तो काट सकते हो, ना काटना चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, मतलब हम ये कह सकते हैं कि n और y का जो अनुपात है वो 2:3 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि n के पास 2 रुपए हैं और y के पास 3 रुपए हैं। क्लियर है, लेकिन प्रश्न ने तो कहा है कि इन दोनों के पास कुल मिला के 600 रुपए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 यूनिट किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा भाई, 5 600 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। कहो 120 के बराबर होगा। और फिर प्रश्न पूछ रहा है कि उनके जो धन है उनका अंतर कितना है, तो अंतर अगर हम निकालेंगे तो 3 y के पास है और 2 x के पास है, तो n के पास मतलब निखिल के पास, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 ही यूनिट तो है भाई। इन दोनों के धन का जो अंतर है वो 1 यूनिट है, और वो 1 यूनिट किसके बराबर निकला, 120 रुपए के बराबर निकला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा भैया, सही होगा। समझ गए बातें। ठीक है, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर और एकदम बेहतरीन तरीके से हमारा लग गया। समझ में आगे बातें ना। हाँ, ये रेशियो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे वहाँ भी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रेशियो जो होता है वो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल ना करें, सभी जगहों पे लगभग इसका इस्तेमाल होता ही होता है। और यहाँ से रेशियो से जो प्रश्न होते हैं हमारे बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्या है हो जाते हैं। तो इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न जो 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है कि यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी वस्तु है उसके 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये। समझो, चाहो तो मान लो कि माना वस्तु ए है, बी है, नहीं मानना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 2/3 इसका जो मूल्य है वो है 2200 रुपये। समझो, तो जब 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो हम एक भाग का मूल्य निकालते हैं पहले। तो 2 से तो इसको काट दो तो कितना आएगा 1100, और उसी 1100 को जब 3 से गुणा करा लेंगे यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3300 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3300 रुपये। तो प्रश्न ने पूछा है कि 3/11 की वैल्यू कितनी होगी। अगर 1 को हम 3/11 से गुणा करा देते हैं तो इसको भी हमें 3/11 से गुणा कराना पड़ेगा। अब अगर 11 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 300। 300 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 900। यानी कि हमें कह सकते हैं कि 3/11 भाग की जो वैल्यू है वो है 900, और 900 हमारा ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन ए हमारा 900 है, वो सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए, बहुत अच्छा। चलो फिर हम कहाँ चलेंगे, अपने अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये रहा,
सवाल है ये आप लगाओगे, ठीक है। अभी भिन्न वाला एक प्रश्न हमने सबसे पहले किया था, ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि आपको किस तरीके की अप्रोच करनी है, ठीक है, कौन सी अप्रोच लगानी है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन 12 है, इसे आपको सोचना है कि ये कैसे करना, ठीक है। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा और इसको लगाना है आपको, ठीक है, लगा के इसका आंसर बताना है। अगर आपसे लग जाता है तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, और अगर नहीं लगता है तो इसको फिर हम आपको समझाएंगे। तो प्रश्न 12 ये रहा। प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान, ठीक है, ये थोड़ा सा उसका लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2 और एक घटाने पर 4 होता है। बातों को समझना, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों की बात हो रही है। जब दोनों में हम एक जोड़ देते हैं तो उसका मान 2 हो जाता है, और जब हम दोनों में से एक घटा देते हैं तो उसका मान 4 हो जाता है। तो भिन्न का अंश क्या होगा? आप कहोगे कि सर इसके पहले वाली जो भिन्न थी उसमें तो हमें अंश और हर दोनों पता थे, तो दोनों में हम चीज़ों को जोड़ करके वेरीफाई करा लिए थे। यहाँ पर तो हमें हर पता ही नहीं है, और जब हर नहीं पता है तो हर तो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। फिर हम कैसे चीज़ों को समझेंगे? तो हम यहाँ पर भी वेरीफाई करा लेंगे। कैसे कराएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो समझिए, क्वेश्चन ने क्या कहा कि अंश और हर दोनों में जब हम एक जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम अपना पहला ऑप्शन लेते हैं। इमेजिन करना, अंश क्या होगा? अंश तो जोड़ने से पहले होगा ना, ठीक है। तो अंश हम मान लेते हैं 10, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अब हर क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन प्रश्न ने ये जरूर कहा है कि अगर उसके हम अंश में एक जोड़ते हैं तो भिन्न का मान 2 होता है। तो समझना ये है कि जब भी हम अंश में एक जोड़ेंगे और हर में एक जोड़ेंगे तब उसका मान 2 तभी आएगा जब उसका हर ठीक उसका आधा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 10 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और इसके नीचे 5.5 होना चाहिए, और 5.5 वाली चीज़ तो होगी नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो खराब हो गया, यानी पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि कोई भी सम संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि सम संख्या में अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या मिलेगी, और विषम संख्या को अगर हमें 2 बनाना है तो स्योरे नीचे कोई दशमलव संख्या होगी जिससे हमको भाग करना होगा। तो यानी विषम संख्या नहीं हो सकती, सम संख्या नहीं हो सकती। तो जो पहला ऑप्शन है वो खराब हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, गंदा निकला। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन, और सेकेंड ऑप्शन क्या है? 5 है। अब 5 में अगर हम एक जोड़ते हैं तो आता है 6 के समय नीचे 3 होना चाहिए तभी ये बनेगा 2, लेकिन नीचे भी हमने एक जोड़ा होगा, यानी कि ये 2 रहा होगा। भिन्न हमारी क्या रही होगी? 5/2 रही होगी। इमेजिन करो भाई, भिन्न 5/2 रही होगी, तभी तो इसके अंश में भी हमने एक जोड़ा, इसके हर में भी हमने एक जोड़ा। तो अंश तो हो गया 6 और हर हो गया 3, और इसको जब हम भाग करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा 2। पहली कंडीशन वेरीफाई है। जो हमारी पहली कंडीशन है वो तो वेरीफाई हो गई, लेकिन इसके बाद में भी क्वेश्चन ने कहा है कि यदि उसके अंश और हर दोनों से हम एक घटा दें तो समझो भाई 5/2 हम मान लेते हैं कि हमारे भिन्न हो गई। तो 5 में से 1 अगर निकलेगा तो 4, 2 में से 1 अगर निकलेगा तो 1 बचेगा, और 1 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। दोनों कंडीशन को मान रहा है 5/2 वाली भिन्न। इसका जो अंश है वो 5 है, क्योंकि प्रश्न ने तो हमसे यही पूछा है कि वो जो भी भिन्न बनेगी उसका अंश क्या होगा। तो इसका अंश क्या होगा भैया? 5, यानी अपना जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ गए? तो थोड़ा सा कठिन लग रहा था, लेकिन कठिन वाली कोई बात नहीं है। जब आपके पास दिमाग होगा और आप चीज़ों को करना सीख जाएंगे, ठीक है, दिमाग तो सबके पास होता है। बात यह है कि जिस समय प्रश्न हमारे सामने आता है उस समय हमारा दिमाग उसी नस पे क्लिक करे जहाँ पे बीमारी है, तो चीज़ें क्या होंगी? ऑटोमेटिक बाहर निकल आएंगी। समझ गए ना? तो अपने दिमाग को, अपनी आंखों को उस एक्सरे मशीन के जैसी रखनी है कि जहाँ पे बीमारी है वहीं उसका फोटो खींच ले और सीधे के सीधे हमको हमारा रिजल्ट दे दे कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो बचे हुए थे। इसके बाद में अभी भी हम और प्रश्नों को कर रहे हैं, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। अब हम करने वाले हैं अपने सतत भिन्न। किसको करने वाले हैं हम?
सतत भिन्न को करने वाले हैं और देखते हैं कि जो सतत भिन्न के प्रश्न होते हैं, ठीक है, उनको हम किस अप्रोच से करते हैं, उनको हम किस अप्रोच से करते हैं। ठीक है भैया, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपने 2-4 क्वेश्चंस को और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं सतत भिन्न के कि ये सभी प्रश्न किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रश्न हम आपको देते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि इसको आप किस तरीके से करते हैं और मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप करते हैं तो क्या फ़ायदा हमको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखो, जैसे मान लें 1 + 1 + 1/2 + 1/3। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर हमको कहीं भी देखने को मिलता है, इस तरीके का प्रश्न अगर हमें कहीं भी देखने को मिलता है तो चलो इसको हम किस तरीके से करते हैं। और ये मैं यहाँ से 2 हटा देता हूँ, पहले हम 1 पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस चीज़ों को थोड़ा सा और हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये, इसका जो बेसिक अप्रोच होता है, जो बेसिक जिस तरीके से हम हल करते हैं भिन्न को, वो चीज़ पहले समझते हैं और वहीं से एक रूल डेवलप होता है और उस रूल के तहत हम इसको करते हैं। ठीक है, देखो क्या है कि हम ऊपर की सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, केवल इतना देखें। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे, तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 4/3 होगा। 3 × 3 और 1 4/3 समझना। और उसके बाद में अब ये वाला 1 आ जाता है, समझ लो, बाकी चीज़ अभी भी क्लोज है। तो अगर जैसे समझो इतना जब हमने हल किया तो ये आ गया 4/3, लेकिन इसके ऊपर अभी भी 1 है तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, तो ये भिन्न हमारी ये हो जाएगी। इसके बाद में फिर ये वाला 1 दिखेगा, फिर इस 4 को इस वाले 1 से गुणा कराएंगे तो 4 × 1 = 4 और ये 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 5। ठीक है, ऐसे। और चूंकि यहाँ इस 1 की जगह पर ये 3 रहेगा तो 4 × 1 = 4 और ये 3 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऊपर 1 दिखेगा तो फिर ये पलटेगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी हमें हर बार यही चीज़ करनी है कि इनको इनके साथ में मल्टीप्लाई कराना है, इसको प्लस करना है, उसको पलट देना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कराना है, फिर प्लस करना है और फिर उसको पलट देना है। लेकिन यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी तो भूल जाएंगे कि कब पलटना है, कब मल्टीप्लाई कराना है, किसको जोड़ना है, तो हमारा प्रश्न क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा तरीका हमें करना है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है वो चीज़ हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो भी अंक है यहाँ पर उसको यहाँ लिखो। तो यहाँ पर 1 है, हमने 1 लिखा, समझ लेना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। जो अंक यहाँ है उसको यहाँ लिख लो, लिख लिया, एक ऐसे निशान बना लो। फिर जो यहाँ नीचे है उसको यहाँ पर लिख लो। ठीक है, फिर ये जो 1 है ना, 1 यहाँ पर जो अंक होगा इसको हमें यहाँ लिखना है। 1 लिखा। अब इसको पहले हल करते हैं। देखो 3 × 1 = 3 और उसमें अगर ये वाला 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4, तो उस 4 को हम यहाँ लिखते हैं। बात समझ में आ गई? 4 को हमने कहाँ लिखा, यहाँ लिखा। ठीक है, इसके बाद में ये ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ये ऐसे जाएगा। तो जब ये ऐसे जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या लिखना है, हमने यहाँ पर किसको लिखा था, इसको लिखा था। ये वाला 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन आएगा, ये वाला 1 आएगा। इस वाले 1 को यहाँ पर लिखना है। 4 × 1 = 4 और 3 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 हो गया। फिर 7 से फिर हम कहाँ जाने वाले हैं, ऊपर जाने वाले हैं। ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ, तो फिर यहाँ पर किसको लिखेंगे, अभी इसको लिखना है। ये वाला 1 यहाँ पर आएगा। 7 × 1 = 7 और 4 = 11, तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 11। क्या इसके बाद में और कहीं कुछ है, नहीं है। अब ये जो हमारा आंसर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा ना वो क्या होगा पता है, देखो ये जो 11 है वो तो रहेगा ऊपर और उसके ठीक पहले जो आया होगा वो नीचे हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, इसमें किसी भी प्रकार की क्या कोई समस्या है, नहीं है ना? अगर कुछ दिक्कत है तो हम अभी और प्रश्नों को कर रहे होंगे तो चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और प्रश्नों को करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें क्या करना है कि जो यहाँ लिखा होगा अंक उसको यहाँ लिखेंगे, उसके जो नीचे होगा उसको यहाँ लिखेंगे, कोई भी हो। ठीक है,
फिर यहाँ पर हमेशा उसको लिखेंगे। और ये कब खत्म हो जाएगा कैसे पता चलेगा हमको, तो देखो 1 2 3 बार ये है तो 1 2 3 बार यहाँ पर भी है और ये खत्म हो गया, समझ गए ना। फिर 3 1 कम 3 और 1 4, जो भी आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर ये वाला अंक लिखेंगे हम, ठीक है। 4 1 कम 4 और ये वाला जुड़ेगा 7, फिर ये वाला अंक लिखेंगे यहाँ पर। फिर 7 1 कम 7 और 4 11। अब इसके बाद में कुछ है नहीं, खत्म हो गया, तो ये वाला ऊपर रहेगा और ये वाला जो 7 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर ये चीज़ें समझ में आ गई बहुत अच्छे। एक छोटा सा प्रश्न हम और देखते हैं, समझ गए ना। प्रैक्टिस भरपूर होनी चाहिए जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। चलो हम फिर से ले लेते हैं 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 2 + 1 बटा 3, ऐसे। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा बड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। अब जो तरीका मैंने बताया था बिल्कुल वही लगाना है। हमने क्या कहा था कि जो यहाँ पर होगा यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर लेंगे, 1 ले लिया। फिर जो नीचे वाली संख्या है उसको यहाँ लिखेंगे। जो ये वाला अंक होता है ना, ये वाला, इसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। अब देखो 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा, 7, समझ गए। 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा, 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर ये वाला 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, तो 7 1 कम 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 के बाद में फिर यहाँ जाएंगे हम, 10 1 कम 10 और 7 कितना होगा, 17। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 17/10 यानी कि 17/10। 17/10 यानी कि 17/10। समझ गई चीज़ें ना। चीज़ें अब तो क्लियर हो पा रही होंगी ना। अगर अभी भी नहीं हो पा रही हैं तो आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ तो समझ में आया होगा, हम और आगे बढ़ते हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि समझ में कैसे नहीं आएगा, समझ में तो इसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। एक और देखते हैं पहले। 1 + 1 बटा 2 + 1 बटा 3 + 1 बटा 4। ये थोड़ा और बड़ा हो गया, समझ रहे हैं ना। एक एक करके हम बड़ा क्वेश्चंस लेते रहेंगे। अच्छा ये और भी जा सकता है, लेकिन चूंकि मैं आपको इतने पे पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप ये कहेंगे कि हाँ सर ये चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं, तो इसको कितना भी बड़ा कर लो भाई। अगर हमें, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जब पहले खड़ा होता है ना, बहुत छोटा बच्चा है, खड़ा होना सीखता है, फिर वो थोड़ा सा चलता है गिर जाता है, थोड़ा सा चलता है फिर क्या होता है, गिर जाता है। तो अगर उसके दिमाग में भी आता होगा ना उस समय कि काश मैं भी 1 किलोमीटर चल पाता, काश मैं भी 2 किलोमीटर चल पाता। लेकिन बात ये नहीं है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने की, बात ये है ना कि अगर हम खड़े होना सीख गए, अगर हम अच्छे से चलना सीख गए, तो फिर चाहे 10 कदम चलना हो, चाहे 1 किलोमीटर चलना हो, चाहे हमें 100 किलोमीटर चलना हो, फिर तो हम चल सकते हैं ना। बात यह है कि अभी आप चलना सीख लो, पहले चलना पहले सीख लो, पहले 2 कदम तो अच्छे से रखना सीख लो। फिर तो अगर 10 कदम भी रखना है, 100 कदम रखना है, तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वहां पर कि क्या दिक्कत हमको होने वाली है, ठीक है। चलो यहां पर करते हैं जो तरीका मैंने बताया। सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो 1 है उसको यहां पर लिखना है, हमें लिख लिया। फिर जो ये वाला 4 है वो यहां पर लिखना है, जो ये वाला 3 है ना वो यहां पर आएगा। 4 3 12 और 1 कितना होगा भैया, 13 यहां लिखेंगे। फिर 13 के बाद में यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। 13 दूना 26 और 4 कितना हो जाएगा, अच्छा 30 हो जाएगा, ठीक है। 13 दूना 26 और 4 30। इसके बाद में फिर ये 1 है, 1 के पास जाएंगे, 30 1 कम 30 और 13 कितना होगा, 43 हो गया। अब तो कुछ ऊपर नहीं है, खत्म। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 43 और बाई 30, 43/30, 43/30 हमारा जो है वो रिजल्ट हो जाएगा। कोई समस्या, 43/30 है वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलो और आगे चलते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन को और देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और इससे बेहतर, इससे बाहर कुछ भी, अगर ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन एग्जाम में पूछा भी जाता है तो इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा इसको और हार्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे 2 + 1 बटा 2 + 2 बटा 3 + 1 बटा 4, ठीक है। सभी जगहों पे मिक्स हो गए। अब जैसे पहले 1 1 था तो सर 1 1 ही ले रहे थे क्या, अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाता तो कोई दिक्कत की बात है, 1 1 ही था तो 1 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिक्स हो गया। यहाँ पर कैसे करना, देखो जो तरीका मैंने बताया बिल्कुल वही आपको लगाना है। जो ये वाला अंक है उसको यहाँ पर लिखिए, जो नीचे वाला उसको यहाँ पर लिखिए, जो यहाँ है उसको यहाँ लिखिए, ठीक है। चलो गुणा करा लो, 4 3 12 और 1 कितना हो जाएगा भैया, 13। समझ गए, 4 3 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया। क्लियर है,
अब समझो 13 हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, इस 13 को किसके साथ में हमको गुणा कराना है, समझना। तो इस 13 को यहाँ पर क्या लिखना है, ये वाला लिखना है। तो इस 2 को हमने लिखा, 13 दूना 26। अब इस 26 में क्या इस 4 को हमें जोड़ना है, नहीं। इस 26 में क्या इस 4 को हमें जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। समझना एक्चुअल में क्या होता है कि भाई जैसे मान लो ये यहाँ पर चीज़ें आएंगी, इसको जब हम इधर करते हैं फिर ये वाली चीज़ जोड़ते हैं ना, लेकिन जब ये पलटती हैं चीज़ें तो यहाँ पर अगर 1 होता है तो उसका गुणा 1 ही से हो जाता है तो काम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 तो नहीं है, यहाँ पर तो कुछ और है। तो जब 13 दूना 26 किया, 26 में 4 नहीं जुड़ेगा, 4 गुणे 2 जुड़ेगा। इसको भाई समझो, जैसे 13 दूना 26 किया, यही वाला तो 2 है। तो जब 13 दूना हमने 26 कर लिया, 26 में 4 जोड़ना था क्योंकि 4 यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं था, यहाँ पर 8 है। क्यों? क्योंकि 4 तो नीचे से ऊपर चला गया, 2 यहाँ भी था। तो 4 का जब इस 2 से गुणा होता तो कितना हो जाता, 8। तो 13 दूना 26 और 8 कितना होगा, 33। 26 और 8 34 होगा, ठीक है। 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। समझ गए ना, 13 दूना 26 और 8 34। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इस 34 का गुणा किसके साथ में कराना है, फिर ये वाला 2 आएगा, ये वाला 2 आएगा, ठीक है। तो 34 दूना कितना हो जाएगा, 68। यहाँ पर तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 34 दूना 68 और 68 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 68 3 71 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 81। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 81/34। 81/34 यानी 81/34, 81/34। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर यहां पर कोई भी अंक आ जाता है तो हमें उससे मल्टीप्लाई कराना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। अगर आप लगातार वैसे ही चलते रहे कि हाँ इसको गुणा कराया, ये जोड़ लिया, खत्म, तो नहीं। अगर इसमें ये जो ऊपर वाली चीज होती है ना भाई, ये वाली चीज तो यहां पर लिखी जाती है, जो ये वाले अंक होते हैं उनको यहां पर ऐसे करके लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर ये 1 1 1 है फिर तो यहां पर आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो 1 नहीं है तो आपको उनको यहां पर गुणा कराना पड़ेगा। जैसे 1 था, लिख लिया, कोई बात नहीं। यहां पर 1 नहीं था तो 2 से हमने गुणा करा दिया, बात समझ में आ गई। यहां पर 1 था तो वही चीजें लिखी रह गई, 13 का 13, हमने को किसी से गुणा कराने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, इन्हीं बस यही है कुछ पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ यहां पर पूछा जाने वाला नहीं है। आप प्रश्नों को लीजिए, खुद से ऐसे भिन्न बना लीजिए 10-15 और उनको हल करिए और देखिए कि किस तरीके से वो हल होते हैं और उनके रिजल्ट कैसे आते हैं, ठीक है। तो कैसे लगी आज की क्लास? आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस एंड जो सिंपल फ्रैक्शन था, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, ये होती समाप्त। इसके बाद में हम कुछ अगला करेंगे, ठीक है, कुछ और अच्छा टॉपिक करेंगे, जैसे हम या तो एलसीएम और एचसीएफ कर लेते हैं, ठीक है, वो ठीक रहेगा। तो अगली क्लास से हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, पेन फ्री। एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, पेन फ्री होगा, मतलब पेन नहीं उठानी है आपको और रिजल्ट आपका आपके हाथों में होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में बेहतर टॉपिक और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है, बेहतर टॉपिक और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ में, ताकि मैथ पढ़ने में आपको मजा भी आए। जो बिल्कुल भी नए बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा मजा आना चाहिए। समझ में बातें आ रही हैं? क्योंकि अगर मजा नहीं आता है तो चीज़ों को करने में भी मजा नहीं आता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट आना जरूरी है। जब किसी भी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट आने लगता है तो वो चीज़ें आसानी से हमको कब समझ में आ जाती हैं हमें खुद पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने को फिट रखिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का अच्छे से ख्याल रखिए। जय हिंद।